हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस करेंगे आज फिगर ऑफ स्पीच यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं पोएट्री को लिखने के लिए। सो वो सब कुछ हमने उसमें डिस्कस कर दिया है, यानी कि पोएट्री को लिखने के लिए हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट तो हो गए। अब हमने पोएट्री लिखने की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, उसकी ब्यूटी को कैसे इनहेंस करना है, उसकी ब्यूटी को कैसे बढ़ाना है, इसलिए हम यूज करेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज को। ठीक है, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि अपनी लैंग्वेज को हमको और इनहेंस और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम जिन चीजों का यूज करते हैं वो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी और आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट हमारी जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन। ठीक है, तो एलिटरेशन को कैसे समझते हैं वो देखिए। सो एलिटरेशन क्या होता है, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड। ठीक है, साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर नियर बाय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेम कंसोनेंट साउंड निकलना चाहिए। ठीक है, जब हम प्रोनाउंस करें तो उसमें क्या निकले, कंसोनेंट साउंड निकले और वो पास का साउंड हो। ठीक है, पास का वर्ड हो। ठीक है, जैसे कि एक सॉन्ग, हमारे हिंदी मूवीज के सॉन्ग्स मैंने इसमें लिए हैं कि क्लास को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। जिसमें एक सॉन्ग आपने सुना होगा, ये पता नहीं कौन सी मूवी का है, मूवी तो नहीं पता मुझे, बट हाँ ये सॉन्ग मैंने सुन रखा है, दिल करे चू चै चै। ठीक है, तो ये देखिए सी जो ये साउंड निकल रहा है, सी का जो साउंड चू, मतलब आप देखिए देखिए चा जो साउंड है, देखिए वॉवेल और कंसोनेंट के साउंड अगर आपको पकड़ने हैं, तो आपको हिंदी जो वर्णमाला है उसको साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी जो साउंड है यहाँ पे बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन का ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, एलिट्रेशन में आपको क्या याद रखना है, इसमें सेम कंसोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, देखिए इस लाइन में भी सेम साउंड आया है, इस लाइन में भी आपको सेम साउंड लगातार रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि बोला है नियर बाई वर्ड्स, तो ऐसे ही नियर बाई वर्ड्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम कंसोनेंट साउंड का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है एसोनेंस। ठीक है, अब कंसोनेंस तो हमने पढ़ लिया कि उसमें क्या था, एलिट्रेशन तो हमने पढ़ लिया, एलिट्रेशन में क्या था, वहां पे कंसोनेंट साउंड का यूज होता था। लेकिन अब हम एसोनेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो द रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स विद इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें वोवेल साउंड का रेपिटेशन हो गया। इसका भी मैंने एक सॉन्ग का एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि एक सॉन्ग है, तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तुम ही हो पे ओ का साउंड यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, अब जिंदगी अब तुम ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे साउंड अगर चेंज हो रहा है, वोवेल साउंड देखिए चेंज हो रहा है, चैन भी ई का साउंड आ रहा है। ठीक है, मेरा दर्द भी, तो यहाँ भी ई का साउंड आ रहा है। इस तरीके से आप देखिए वोवेल साउंड किस तरीके से फिल्म के लिरिक्स में यूज हुए जाते हैं, ताकि उनकी मतलब जो लिरिक्स है उनके सॉन्ग का वो काफी ज्यादा इनहेंस हो सके, उसकी ब्यूटी निकल के आ सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वोवेल साउंड को आइडेंटिफाई कर लिया इस सॉन्ग में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम वोवेल साउंड को पहचान सकते हैं, किस तरीके से हम कंसोनेंट साउंड को पहचान सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए कंसोनेंट। तो नेक्स्ट जो हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज और फिगर ऑफ स्पीच है वो है कंसोनेंस। ठीक है, कंसोनेंस एंड अलिट्रेशन में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अलिट्रेशन के लिए एक बेसिक सा हिंट मैं आपको बता देती हूँ कि अलिट्रेशन जो होता है उसमें जो कंसोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड वहां से वो स्टार्ट होता है। लेकिन जो कंसोनेंस है उसका साउंड का रेपिटेशन मतलब कहीं भी आ सकता है, पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं भी आपको एक साथ रेपिटेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड विद इन और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, द लंपी
बम्पी रोड, ठीक है, लंपी, बम्पी, ठीक है। देखिए किस तरीके से कंसोनेंट साउंड जो हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखिए कंसोनेंट साउंड का लगातार रेपिटेशन हो रहा है, इस वजह से ये कंसोनेंट्स, ठीक है। ओनोमेटोपिया में क्या होता है, ओनोमेटोपिया में बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ उसका साउंड भी रखा जाता है, ठीक है। द बी बर्स्ट इन माई ईयर, ठीक है। तो ये देखिए बी मतलब मधुमक्खी, इसका ये किस तरीके का साउंड करती है वो यहाँ पे रखा गया इन माई ईयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ओनोमेटोपिया में मतलब इमिटेट करता है, अ वर्ड दैट इमिटेट द नेचुरल साउंड ऑफ द थिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सिमिली। सिमिली क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग और एज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी भी चीज का कंपैरिजन करते हैं किस किन दो चीजों से, या तो लाइक का यूज दिखाई दिखाई देगा इसमें, या फिर एज का यूज दिखाई देगा। तो आपको कॉमन हिंट भी यहाँ डेफिनेशन में दे दिया गया है कि यहाँ पे लाइक होगा या तो एज होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन, ठीक है। अब उसकी स्माइल को ऐसे ब्राइट बताया गया है जैसे कि सूरज की चमक हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज का यूज हुआ, एज का यूज हुआ है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके इसी तरीके से अगर आप किसी और लिरिक का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो देखिए कैसे कंपैरिजन करते हैं लोग। देखिए एक सॉन्ग आपने सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, ऐसा करके देखिए कैसे कंपैरिजन कर रहा है फूलों से और कलियों से, किसका, अपनी बिलोवेड का कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिमिली यूज होती है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर जो होता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर देता है, इसमें कोई भी लाइक और एज का यूज नहीं होता, डायरेक्ट मतलब वही चीज बता देता है कंपैरिजन करके कि जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो पूरा तुम ही हो, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है। A figure of speech that makes a direct comparison between two different things by starting one thing is another, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फेमस कोई कोट मिल जाएगा, हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। तो यहाँ देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है कि इस कालिदास की राइटिंग स्टाइल जो है वो शेक्सपियर के जैसी है, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो शेक्सपियर के जैसी नहीं, उनको पूरा इंडिया का शेक्सपियर ही बता दिया गया, ठीक है। तो ये एक फेमस एग्जाम्पल है मेटाफर का, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए राइम, राइम का कैसे यूज होता है, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइन इन द पोएम, ठीक है। किसी भी पोएम या लिरिक में जो भी एंडिंग साउंड होता है उससे मैच करता हुआ जो दूसरा लाइन आता है तो वही लिरिक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा गया है, बहुत ही मतलब यूनिक वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसी ने इस तरीके से आपको इंग्लिश में फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं पढ़ाया होगा। देखिए एक सॉन्ग है यहाँ पे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। देखिए कैसे यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है, देखिए रेपिटेशन कैसे हो रहा है, देखिए राइमिंग स्कीम कैसे बन रही है। देखिए यहाँ पे जो रेपिटेशन है, सनम, सनम, हम, देखिए तो इस तरीके से आप देखिए कैसे किस तरीके से साउंड को रिपीट कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये राइम के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अब इमेजरी में क्या होता है, विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस, ठीक है। यानी कि अपने सेंस के अकॉर्डिंग हम एक ऐसी रचना कर देते हैं जो उसमें हम अपने सेंसेस को सेटिस्फैक्शन देते हैं, ठीक है। द बुक कंटेन्स अ ग्रेट डील ऑफ सेक्सुअल इमेजरी, ठीक है। अब हो सकता है उस बुक में किसी को कोई मोरल चीज मिल जाए, या फिर उसी बुक में किसी को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, तो ये चीज उस पे डिपेंड कर रहा है जो पढ़ रहा है, ठीक है। उसने वो इमेजरी वहां पे अप्लाई कर दिया, अपने सेंसेस को वहां अप्लाई कर दिया, दैट्स वाई वो इमेजरी बन गई, ठीक है। तो इमेजरी बेसिकली यही चीज होती है, ठीक है। अब देखिए इंजाममेंट क्या होता है, ठीक है। इंजाममेंट में क्या होता है, जब आप कोई एक कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, ठीक है, आपकी बात एक लाइन में खत्म नहीं, ठीक है, विदाउट एनी क्लॉज, विदाउट एनी पॉज, आप उसी बात को दूसरी लाइन में जब कंटिन्यू रखते हैं तो वही हमारा इंजाममेंट है, ठीक है।
इंजार्बमेंट में बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है, ये गया नीचे फिर ऊपर, यानी कि इसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपलेट और स्टैंजा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ से चालू हुई, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, यानी कि अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हो, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, मैं रंग शरबतों का। तो देखिए यहाँ पे ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसने यहाँ तक बात ये कही, यानी कि 4 लाइन में अपनी बात को पूरा किया है, ठीक है। किस तरीके से ये चारों लाइनें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, ठीक है, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, ठीक है। यानी कि मैं तो शरबतों का रंग हूँ और तुम किसी मीठे घाट की पानी हो, और दोनों एक ही में मिल जाए तो बात ही बन जाए, ठीक है। तो यही बात है जिसको उसने एंड से लेके एंड, शुरुआत से लेके एंड तक बोला है, और किस तरीके से एक इंजाममेंट, एक कंटिन्यूशन आपको इस पूरे लाइनिंग स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हाइपरबोल क्या है, ठीक है, एग्जैगरेशन और एम्फेसिस और इफेक्ट, ठीक है, यानी कि अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा जोर देने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसे शब्दों का यूज करना जो असंभव हो, ठीक है। तो ये एक तरीके की टेक्निक है जो राइटर्स और पोएट्स यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जन्नत फिल्म का एक फेमस सा सॉन्ग है, देखिए उसमें क्या बोलता है, देखिए लिरिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। आप भी बताइए, क्या मतलब किसी की जुल्फे किसी को सूरज की कड़ी धूप से बचा सकती हैं? डू यू थिंक अबाउट दैट? प्लीज थिंक अबाउट दैट, क्या ऐसा बचा सकती है उसको? लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड या बिलवेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए उसने क्या बोला, मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही क्लियर तरीके से देखिए कैसे जो मतलब राइटर्स है किस तरीके से अपने शब्दों को यूज करते हैं, अपने लिरिक्स को एक बेहतर मतलब इफेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। जो देखिए कितना इम्पोर्टेंट तरीके से मैंने कितनी अच्छी तरीके से आपको ये एग्जाम्पल देके समझाया, कुछ भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आयरनी क्या है, ठीक है, डेफिनेशन, अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी ऑफ्टन सरप्राइजिंग द रीडर और ऑडियंस, ठीक है। यानी कि ऐसी बात कहना, ठीक है, यानी कि आप सच जानते हुए भी आप ऐसे बात करना जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान लेट आता है, ठीक है, बाई चांस आप ऑफिस में बैठे हैं, आपने किसी को बुलाया है और तब से वेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंसान लेट में आता है, तो तब आप उससे बड़े आयरनिकल वे में कहते हैं, अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, यानी कि वो इंसान को उसका आपका मैसेज भी मिल जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं और आपकी बात भी मतलब ज्यादा बिगड़े ना, ठीक है। तो इस तरीके से आयरनी जो होता है वो काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक डायलॉग रखा गया है, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती, ठीक है, यानी कि उसको नाम भी पता है लेकिन फिर भी पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है? बसंती, ठीक है, आयरनिकल वे में वो चीजें पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फन एक फिगर ऑफ स्पीच है, अ प्ले ऑन वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ खेलना, दैट रिलाइज ऑन अ वर्ड हैविंग मोर देन वन मीनिंग और साउंडिंग लाइक अनदर वर्ड, ठीक है। यानी कि इसमें अपने वर्ड से खेला जाता है, यानी कि एक ही वर्ड के अंदर हम कई मीनिंग्स को छुपा के रखें, वही होता है फन। देखिए यहाँ पे एक डायलॉग मैंने रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए, उठा ले रे बाबा मेरे पैरों में चिंगारी है, यानी कि उसके पैरों में कुछ वो ट्रबल है, उस चीज से कुछ सफरिंग हो रही है, ठीक है, यानी किसी चीज से वो परेशान है, इसलिए उसने मतलब ये शब्द यूज किया, उठा ले रे बाबा मेरे पैरों में चिंगारी है, जबकि पैरों में चिंगारी हो सकता नहीं है, हो सकता है उसके पैरों में दर्द हो, ठीक है। तो इस तरीके का आप शब्दों के साथ जब प्ले करते हैं, शब्दों के साथ गेम खेलते हैं, तो वही हो जाता है हमारा फन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूफेमिज्म, ठीक है, यूफेमिज्म क्या है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड इनडायरेक्ट और वैग्यू टर्म फॉर अनकंसिडर्ड हार्श ब्लंट और ऑफेंसिव, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड्स को रिप्लेस कर देना बहुत ही काम
शब्दों से, ठीक है? यानी एक जो बहुत ही ज्यादा किसी को तकलीफ दे सकता वर्ड, उसको रिप्लेस कर देना किसी को सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड से, ठीक है? जैसे कि कोई अगर मर गया है तो वहां पे उसको डेड ना कह के कह दें पास्ट अवे, ठीक है? पास्ट अवे। ही डिडंट हैव इनफ टाइम, यानी या फिर ये कह सकते हैं ही डिडंट इनफ इनफ ही डिडंट हैव इनफ टाइम, यानी उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? यूफेमिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए मेटोनमी, figure of speech in which a thing or concept is referred to by the name of something closely associated with, ठीक है? देखिए इसमें इस तरीके का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटोनिमी, इसमें जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट रखा जाता है यहाँ पे, जो थिंग रखी जाती है वो क्लोजली एसोसिएटेड होती है उस पर्सन से जिसके लिए ये बात कही जा रही, ठीक है? द व्हाइट हाउस इश्यूड अ स्टेटमेंट, देखिए व्हाइट हाउस तो एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है? वो तो कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है? उसके अंदर जो पीपल्स हैं, ठीक है, जो पीपल्स हैं वहां के, उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई स्टेटमेंट बनाया है, वो इश्यू हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये है, यानी कि हम यहाँ पे द व्हाइट हाउस पीपल ना कह के द व्हाइट हाउस सिर्फ कह दिया, ठीक है? तो ये एक तरीके से मेटोनमी हो गया, ठीक है? अब देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है? यानी कि इसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को दे देना जिसमें मतलब जानना, नॉन लिविंग थिंग्स को आप लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करें, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने रखा है सॉन्ग का, देखिए सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमी चलने लगी। देखिए अब देखिए जमी चलने लगी, यानी कि जमी क्या है, जमीन तो नॉन लिविंग थिंग हो गई ना, हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो लिविंग थिंग है, ठीक है? सूरज हुआ मध्यम, ठीक है? अब सूरज कोई चल तो सकता नहीं, फिर भी हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो चल रहा है, ठीक है? चांद एक नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक इंसान की तरह, एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? यानी सूरज के मध्यम होने से क्या हुआ, चांद जलने लगा, ठीक है? और आसमान, आसमां ये हाई क्यों पिघलने लगा, ठीक है? आसमान को कैसे ट्रीट करें, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, इसको लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करें, पिघलने लगा, ठीक है? तो इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती है नॉन लिविंग थिंग को, वही हो जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन एंड तो नहीं कह सकते, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद पे आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक जरूर दें। और अगर आप इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके इंग्लिश बाय विनोद शर्मा चैनल, इंग्लिश बाय विनोद शर्मा ऐप को वहां पे डाउनलोड करिए, और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।